हेलो मैं यूजी नेट चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड मैनेजमेंट इन कॉमर्स डिकोडर कनु प्रिया और वेलकम करती हूं आप सब का आपके अपने प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस बाय अनअकैडमी पे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सिलेबस को जानना। सिलेबस से अपने वैसे ही आपको दोस्ती कर लेनी होती है, जैसे कि आप लोग कंफर्टेबल होते हो ना अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल वैसे ही सिलेबस के साथ में दोस्ती करके कंफर्टेबल हो जाना होता है, क्योंकि सिलेबस आपका बेस्ट फ्रेंड होता है इन द प्रिपरेशन जर्नी। अगर आप सिलेबस को लेके चलोगे अपने साथ में एंड तक, तो आप लोग देखना कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज़्यादा प्रॉपर और बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होगी। अगर आप सिलेबस को भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए ना। तो सबसे पहले हम फ्रेंडशिप करेंगे अपने सिलेबस से। आज हम डिकोड करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस मैनेजमेंट का। देन उसके बाद हम लोग पेपर 1 का, मतलब इस सेशन में नहीं, ऑब्वियसली एक और सेशन में लेके आऊंगी जिसमें हम लोग पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड हम लोग एक कॉमर्स का भी सिलेबस डिकोडिंग सेशन रखेंगे। अब बहुत सारे लोग जो लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए थे वो यही पूछ रहे थे कि क्या क्या आता है मैनेजमेंट के सिलेबस में, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आप सब लोगों को जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे कितने टोटल यूनिट्स होते हैं। हमारे 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स होते हैं। और उसका मतलब ये नहीं होता कि 10 यूनिट्स हैं तो 10 ही हमारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। एक यूनिट में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन इस बात से घबराना नहीं है क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है जो हमें पढ़ के जाना होता है। मैं मानती हूँ कि सिलेबस थोड़ा लेंदी है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कवर नहीं कर सकते या कोई दिक्कत आती है कवर करने में, ठीक है। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट एंड स्किल्स लिखा है यहाँ पर। मैनेजमेंट के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, मैनेजमेंट के प्रोसेस, ठीक है, थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्योरीज बिकॉज थ्योरीज में से कई बार क्वेश्चन आता है, थ्योरीज आती हैं। फिर अप्रोचेज आते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट रोल्स आता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट के रोल्स पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका फंक्शंस आ जाता है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, आपके फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके 5 फंक्शंस जो हैं वो आपके आ जाते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रोसेस और बैरियर्स। बैरियर्स पे एक ऑलरेडी वीडियो में स्टार्ट कर चुकी हूँ पेपर 1 का, हालांकि वो टॉपिक है बट आप लोगों के लिए फायदेमंद है क्योंकि पेपर 1 में भी वो टॉपिक आपको पढ़ना होता है और पेपर 2 में भी आपको वो टॉपिक पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स। अब आप एक चीज देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि प्रोसेस बहुत आ रहा है। यहाँ देखो प्रोसेस, यहाँ पे देखो प्रोसेस, यहाँ देखो प्रोसेस। अब इससे आपको क्या पता चलता है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी मैंने PYQs आपके लिए होंगे हर बार ये बोला होगा कि प्रोसेस आपको नहीं छोड़ना, बिकॉज हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रोसेस आपको पेपर में दिखेगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से हम लोग ये सब चीजें कवर करेंगे। आप लोग टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, ये तो मैनेजमेंट का सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आ जाता है। देखो, इकोनॉमिक्स को भी हम मैनेजरियल वे से पढ़ते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट उसका पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है। फिर उसके बाद डिमांड एनालिसिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। डिमांड एनालिसिस पे क्वेश्चन आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इनकम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इन्फ्लेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये था हमारा इकोनॉमिक्स। फिर बिजनेस एंड एथिक्स, CSR। फिर उसके बाद एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर जो यहाँ पे सिलेबस का चंक आपको क्या दिखा, एक तो आपका है मैनेजमेंट, पहला आपका क्या हो गया मैनेजमेंट, और दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक्स। और एथिक्स भी हम अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत एथिक्स के बारे में। मिनी टॉपिक्स यहाँ पे क्या है, एथिक्स एंड आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये हो गए आपके टॉपिक्स जो हमने देखे कौन से यूनिट 1 में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट 1 में हमारे ये सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसमें भी मेजर चंक किसका होता है, मैनेजमेंट का और इकोनॉमिक्स का, जैसे कि हमने देख ही लिया है। क्वेश्चंस और काफी ज्यादा रिपीटेडली मैनेजमेंट थ्योरीज से भी देखे जाते हैं, प्रोसेस से भी देखे जाते हैं, कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन देखा जाता है। फिर उसका आपका बाद एथिक्स से भी क्वेश्चन रेगुलरली आता रहता है। और आप लोगों का मतलब इकोनॉमिक्स से तो आता ही आता है, इकोनॉमिक्स से डिमांड से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
पहले तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, अब न्यूमेरिकल्स कई बार नहीं आते लेकिन डिमांड से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। फिलहाल हम लोग सिलेबस पे ध्यान देते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास कितना टाइम है। अभी अगर हम सोचें कि एग्जाम टाइम पे भी होगा, अगर दिसंबर में भी, तो भी हमारे पास कितना टाइम रह जाता है, 3 महीने अराउंड रह ही जाते हैं। तो अभी हमें ये नहीं सोचना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना कि हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स कर लें, अभी हमें फोकस करना है पूरे के पूरे सिलेबस पे। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 2 आ गया हमारा, यूनिट सेकेंड, और इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी, सिग्निफिकेंस एंड थ्योरीज। देखो सबसे पहले मैनेजमेंट की थ्योरी, फिर ओबी की थ्योरीज पढ़ते हैं हम, ठीक है, मॉडल्स होते हैं कुछ ओबी के, वो पढ़ते हैं। फिर इंडिविजुअल बिहेवियर में हम पर्सनालिटी पढ़ते हैं, परसेप्शन पढ़ते हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन। अब लर्निंग की भी थ्योरीज होती है और मोटिवेशन की भी थ्योरीज होती है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन आता है। ये चीज आप लोगों को कैसे पता चलेगा, PYQs जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। लर्निंग एंड मोटिवेशन की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में, जो आपको पढ़नी होती है। फिर ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप की भी थ्योरीज होती हैं, ग्रुप डायनामिक्स, फिर इंटरपर्सनल बिहेवियर आ जाता है एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट आ जाता है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग। यहाँ तक हो गया आपका ये ओबी का पार्ट। अब इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी मोटिवेशन थ्योरीज, लर्निंग से क्वेश्चन आ जाता है, लीडरशिप से क्वेश्चन आ जाता है, आपका ओबी के मॉडल से क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल, ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब क्वेश्चन तो मोर और लेस सबसे आए हुए हैं, लेकिन बहुत रिपीटेडली जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा HRM का छोटा सा पार्ट, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव्स है, इन्फ्लुएंसेस एंड रीसेंट ट्रेंड्स है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीजें डिकोडेड होंगी धीरे धीरे, जैसे आज मैनेजमेंट का सिलेबस का डिकोड कर रहे हैं हम लोग, ऐसे टॉपिक्स भी डिकोड करेंगे। कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है लेकिन, ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करनी है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाता है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का भी हमारा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस है, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेसिकली हम टाइप्स देखते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है, किस तरीके से, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। फिर ये हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन। ये हमें बहुत अच्छे से इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या हम इसमें करते हैं वो पता होना चाहिए। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि यहाँ पे HR के आप देखो 3 टॉपिक्स हैं, मतलब 3 टॉपिक्स नहीं, मतलब सब टॉपिक्स मान लो आप इसको। तो यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं यूनिट 2 में, OB और HRM, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड HRM। फिर आ जाता है हमारे यूनिट 3, जिसमें हमारा आता है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। अब यहाँ पे क्या शुरू हो गया है हमारा यूनिट 3, और यूनिट 3 में हमारा क्या शुरू हो गया है, स्ट्रेटेजिक HRM, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक HRM जो है वो कई लोगों ने नहीं पढ़ा होता पहले, तो उन्हें कोई दिक्कत सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, लेकिन दिक्कत नहीं लेनी है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये पहले भी रिवीजन सेशंस में मैं ये टॉपिक्स उठा चुकी हूँ, बट हम लोग फिर से फ्रेश तरीके से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए ये टॉपिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंजेस एंड OD, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या क्या अजीब अजीब से टॉपिक्स हैं, बट बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब SHRM इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ो। और पता है बढ़िया चीज क्या है, इसमें से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ लेवल पे नहीं पूछे जा रहे। सिर्फ अगर आपको बेसिक भी पता है ना कि स्ट्रैटेजिक HRM क्या होता है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग का आपको मतलब कई बार डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड से आपको डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता भी है तो भी हम उसको टैकल कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रीन HRM है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, और यहाँ पे बीच में हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SHRM हो गया और इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया। ये 2 टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या हमने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं।
अभी तक हमने क्या देखा, यूनिट 1 जिसमें हमने देखा मैनेजमेंट हमारा था, एथिक्स था, इकोनॉमिक्स था, और हमारा क्या था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस था। फिर उसके बाद हमने देखा यूनिट 2, और इसमें हम क्या देखते हैं, ओबी एंड एचआरएम। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिट अपनी 3 देखी जिसमें हमने देखा एसएचआरएम और हमने देखा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं समझ लेना है इसे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है ये हमारा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 4 आ जाता है हमारा, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, आई कांट टेल यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, मैनेजमेंट में भी और कॉमर्स में भी, दोनों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है, फिर किस तरीके से करेंगे, रेशियो एनालिसिस से, फंड फ्लो, कैश फ्लो, डू पॉइंट एनालिसिस, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, अब यहाँ से कॉस्ट, यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। कॉस्ट शीट है मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस कॉस्टिंग। फिर आ जाता है हमारा तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। तो 3 सब टॉपिक है यहाँ पर, पहले हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर उसके बाद हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड फिर उसके बाद हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज जो इसकी होती है उसमें से क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सोर्सेज एंड फाइनेंस है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल्स, जीरो बेस्ड बजटिंग, लिवरेजेस है, लिवरेजेस पे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार डायरेक्टली। ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल। अब ये सारा जो आप सिलेबस देख रहे हो, आप लोग को लग रहा होगा इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट आप देखो तो सही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिमिटेड है, आपको सारा कुछ नहीं दिया, लिमिटेड आपको दे रखा है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर देखो लिमिटेड है, 2 लाइन का सिलेबस है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो आप लोगों का लिमिटेड सिलेबस है, मैं मानती हूँ सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप या तो यूनिट वाइज चलो या सब्जेक्ट वाइज चलो, आपकी अपने ऊपर है। मैं क्या करती थी, मैं सब्जेक्ट वाइज चलती थी, मुझे यूनिट वाइज थोड़ी दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करती थी, एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलती थी। जैसे मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म किया, तो आज ये पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लेना है मैंने, इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करती थी। चलो यहाँ पर फिर लिख लेते हैं अब हम यूनिट 4। यूनिट 4, और यूनिट 4 में क्या था हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम यूनिट 5 पे, जहां पे हमारा सो सॉरी गिव मी अ मिनट, हाँ जी चलिए, तो हमारे यूनिट 5 में आ जाता है वैल्यू एंड रिटर्न्स, वैल्यू एंड रिटर्न्स, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, रिस्क एंड रिटर्न्स, फिर कैपिटल बजटिंग आ जाता है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, डिविडेंड की थ्योरीज आ जाती हैं, फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन आ जाता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यू क्रिएशन, मर्जर नेगोशिएशन, लेवरेज बाय आउट, टेक ओवर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर डेरिवेटिव्स आ जाता है हमारा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिट 5 में हमारा क्या क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आपका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स से है, और आपका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है। तो आप देख रहे हो, अब अगर आप सिलेबस वाइज चलोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं क्या करती थी, मैं मान लो एफएम शुरू कर दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया, तो यहाँ से भी जो टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो भी उठा लिए, और जो नीचे वाले यूनिट से हैं वो भी उठा लिए, दोनों साथ में कवर कर लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और शीट बनाएंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ये है यूनिट 1 to 5 की समरी जो आपको दिख रही है। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। अब हम लोग 6 पे चलेंगे। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हमने अभी शुरू कर रखा है,
जिन लोगों को नहीं पता तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से हम लोगों ने ये शुरू किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जाके, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज शायद 3rd वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये पार्ट हुआ है ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मार्केटिंग का पार्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वॉट एनालिसिस हो जाता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी कितनी है, बीसीजी पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, जीई बिजनेस मॉडल इंपॉर्टेंट है, एनसॉफ इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मैकेंजी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे कि इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, बट सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मार्केटिंग। यहाँ पे देखो सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, ठीक है, एसटीपी, फिर प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, 4 पीस के बारे में यहाँ पे दोनों में बात हो रही है, ठीक है, 4 पीस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट 6 में हमारा क्या क्या है, यूनिट 6 में हमारा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और हमारा है मार्केटिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 7 पे। कंज्यूमर एंड बाइंग बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करते हैं, उसके थ्योरीज होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, रोल ऑफ ब्रांड्स क्या होता है, ब्रांड इक्विटी, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको ध्यान रखनी होती है कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद सर्विस मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स के बारे में भी देखो यहाँ पे है कि लॉजिस्टिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई चेन के बारे में। फिर सर्विस मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो यानी कि हमारा क्या क्या हो गया, हमारा यूनिट जो 7 है उसमें हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग का बचा हुआ पार्ट। ऑल्सो वी कैन से कि हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग भी वहां पर आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आता है। चलिए अब हमारा कौन सा यूनिट रह जाता है, 8, 9 और 10। 8 में हमारे यूनिट 8 में क्या क्या है, देखो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है ना। हाइपोथेसिस से इस बार क्वेश्चन आया था, हाइपोथेसिस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका प्रोसेस पढ़ना होता है, आपको यहाँ पे जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए ना, प्रोसीजर क्या है, टी जेड एंड एफ का स्क्वायर क्या है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन जो है वो पढ़ना होता है। सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। अब देखो सिंपल सी एक चीज है ना, आप लोग ये ध्यान रखा करो कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे दिमाग में एकदम से नहीं आते, जैसे बहुत सारे लोगों को कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप ये देखो आप सैम्पलिंग टेक्निक्स आराम से कर सकते हो। सैम्पलिंग 2 तरीके की होती है, रैंडम और नॉन रैंडम, और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो कवर कर सकते हो ना, सबसे पहले जो आप लोगों को एकदम से क्लिक होता है, आपको समझ आता है, वो आपको पहले कवर करना होता है। तो ये हो गया हमारा स्टैट्स, और दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 6 सिग्मा, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो टर्मिनोलॉजीज आपके सिलेबस में डायरेक्टली दी हुई है वो तो आपको छोड़नी ही नहीं है। अब देखो काइजन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, अब अगर कोई इंसान बोले कितना टफ क्वेश्चन है, ये वाली बात नहीं चलेगी वहां पर, क्योंकि काइजन तो आपको सिलेबस में ही दिया हुआ है बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्ट CPM इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो हमारा यूनिट 8 में क्या क्या आ गया, यूनिट 8 में हमारा आ गया ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड हमारा क्या था, फिर से देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों को यूनिट 8 टफ लगती है, एक बार यूनिट 8 मेरे से आप पढ़ के देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोगों को समझ आएंगी चीजें, स्टैट समझ आने लगेगी, आप लोगों को ऑपरेशंस मैनेजमेंट समझ आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मार्क्स होते हैं ना, जो टफ यूनिट्स होती है, आप लोग ये याद रखा करो, जो टफ यूनिट्स होंगी ना उसके क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल आते हैं, बट आप क्या करते हो, आप छोड़ के ही चले जाते हो पूरी की पूरी यूनिट्स। मान लीजिए आपकी यूनिट 8 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे,
आई मीन 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो आप वो 10 जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल दांव पे लगा देते हो ये पूरी की पूरी यूनिट छोड़ के। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जनरल भी पढ़ के जाओगे ना, जनरल ओवरव्यू भी लेके जाओगे इस यूनिट का, तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 9। इसमें हमारा आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस और हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 चीजें। अब आप देखो सिंपल सी चीज है, मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन एरा। ग्लोबलाइजेशन एरर में किस तरीके से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है, थ्योरीज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है कि इनके प्रोपाउंडर कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे जो PYQ सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, उसी में मैंने थ्योरीज ऑफ बिजनेस से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से एक क्वेश्चन कराया है। पिछला जो क्लास हुआ है हमारा, फर्स्ट क्लास जो हुआ है हमारा PYQ सीरीज का, उसी में ये क्वेश्चन एक है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीलेटरल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर WTO, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, एग्जिम पॉलिसीज, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा IT, जिसमें यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, MIS, DSS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट। हमारा यूनिट 9 में आ जाता है, यूनिट 9 इज, दोनों आई से शुरू होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस IB एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, ठीक है। लास्ट जो हमारा रह जाता है यूनिट वो होता है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। अब इसमें देखो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। उसके अलावा जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ जी, तो आपका इनोवेशंस इन बिजनेस होता है, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज। फिर उसके बाद बिजनेस प्लान एंड फीजिबिलिटी एनालिसिस होता है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग SSI, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, रीजन एंड रिहेबिलिटेशन। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, सबके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब कितना कितना आपको पढ़ना है वो आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को मेंटोर की जरूरत होती है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे किसी इंसान की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको अगर चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है और किसी यूनिट में आपको चाहिए कि स्पेसिफिक हमें पता चल जाए कितना कितना पढ़ना है, वो भी आप कॉमेंट कर सकते हो किसी भी यूनिट का जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक एक करके हम सारी यूनिट शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हमने यूनिट 6 स्टार्ट करी हुई है, धीरे धीरे करके एक एक यूनिट पूरी करते जाएंगे और सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए, तो हमारा यूनिट 10 क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो आज हमने डिकोड किया। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यूनिट 1 to 5 में हमारा क्या क्या आता है, मैनेजमेंट एथिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर OB एंड HRM यूनिट 2, SHRM एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस यूनिट 3, एंड फिर उसके बाद हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आ जाता है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ पार्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यूनिट 6 में हमारा आ जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हमने अभी फिलहाल शुरू किया हुआ है, मार्केटिंग। यूनिट 7 में कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग एंड हमारा IM। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 9 में हमारा आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइनली हमारा आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिट 10 में। तो ये थी हमारी 10 की 10 यूनिट्स। जिस भी यूनिट में आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो। फिलहाल हम लोगों ने शुरू किया हुआ है यूनिट 6 से। आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे डिकोडेड मिलेगा फॉर UGC नेट दिसंबर का अटेम्प्ट। एंड आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, बताते रहो क्या क्या आपको दिक्कतें हैं, सो दैट हम जल्दी जल्दी वो दिक्कतें सॉल्व करते रहें आपकी। बहुत सारे लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, इसीलिए फिलहाल मैंने सबसे पहले यूनिट 6 शुरू किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगा कि आपको वैल्यू ऐड हुई है तो आप लोग
जरूर से यूजीसी नेट चैंपियंस को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड यहाँ पे अवेल कर सकते हो आप फ्री क्लासेस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से क्लासेस बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा के रख लो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट डाउन करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिस भी तरीके का आप चाहोगे वैसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसी के साथ अब एंड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे पेपर 1 का सिलेबस डिकोड करने, कॉमर्स का सिलेबस डिकोड करने। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Signing off, Kanupriya.